किसी भी एथलीट की कहानी सिर्फ मैदान पर जीत और हार की नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कोई चोट लगती है। ये वो पल है जहां से एक बिल्कुल अलग सफर शुरू होता है, खेल में वापसी का सफर। और इसके पीछे छिपा है पूरा का पूरा विज्ञान। ये सिर्फ ठीक होने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये तो पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतर होकर लौटने का विज्ञान है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में हम इसी विज्ञान की एक एक परत को खोलते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक एथलीट को वापस मैदान पर लाने वाला हर छोटा बड़ा कदम कितना साइंटिफिक और कितना सोच समझकर उठाया जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर फैसला डेटा पर, शरीर की गहरी समझ पर आधारित होता है। और आज हम उसी यात्रा को बिल्कुल करीब से देखने वाले हैं। तो इस वैज्ञानिक सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम उन बुनियादी नियमों और सुरक्षा ढांचों को समझेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं, क्योंकि किसी भी इलाज से पहले सुरक्षा आती है। इसके बाद हम शरीर के अंदर चलेंगे और हीलिंग के उन 3 जादुई मगर वैज्ञानिक चरणों को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार थेरेपी की, यानी गर्मी और ठंड की ताकत। और फिर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखेंगे और देखेंगे कि कैसे आधुनिक मशीनें अदृश्य तरंगों से इलाज करती हैं। और हाँ, इस सफर में जो आम उलझनें होती हैं उन्हें भी हम साफ करेंगे और आखिर में पूरे विश्लेषण का सार समझेंगे। किसी भी एथलीट की सफल रिकवरी की कहानी मैदान से नहीं बल्कि कुछ बेहद जरूरी नियमों के एक मजबूत ढांचे से शुरू होती है। मतलब कोई भी थेरेपी शुरू करने से बहुत बहुत पहले एक प्रशासनिक और सुरक्षा का सिस्टम ये पक्का करता है कि रिहैबिलिटेशन का हर कदम न सिर्फ असरदार हो बल्कि एथलीट के लिए पूरी तरह से सेफ भी हो। आप इसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये नियम ही वो मजबूत नींव हैं जिनके बिना रिकवरी की पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। इनका मकसद ये पक्का करना है कि वापसी की जल्दबाजी में कहीं कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसलिए हर चीज की शुरुआत इन फाउंडेशनल रूल्स से होती है। देखिए, ये जो स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन का विज्ञान है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और दशकों पुराने वैश्विक मानकों पर टिकी हुई हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो इसकी कहानी 1928 में FIMS यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्थापना से शुरू होती है। इसने पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम 1993 में उठाया गया, जब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI को एक कानूनी दर्जा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब भारत में सिर्फ लाइसेंस वाले और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही एथलीट का इलाज कर सकते हैं। इससे इलाज की क्वालिटी और सुरक्षा दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। अब बात करते हैं सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी दीवार की, और ये कितनी सिंपल पर कितनी कमाल की है। इसका नाम है PARQ। कहने को तो ये सिर्फ 7 सवालों की एक लिस्ट है, लेकिन ये एक अचूक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। किसी भी एथलीट को कोई भी मुश्किल एक्सरसाइज या फिटनेस टेस्ट देने से पहले ये 7 सवाल ये पता लगाते हैं कि उसका शरीर, खासकर उसका दिल और हड्डियां, आने वाले शारीरिक तनाव को झेलने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। एक तरह से ये एक ग्रीन सिग्नल है जो बताता है कि हाँ, आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये पक्का करता है कि रिकवरी का अगला कदम उठाने से पहले एथलीट की सेहत से जुड़ा कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। हमारा शरीर कमाल का है ना? जब कोई चोट लगती है तो शरीर का खुद को ठीक करने का तरीका किसी जादू जैसा लगता है, पर असल में ये जादू नहीं बल्कि एक बेहद अनुशासित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये एक बायोलॉजिकल टाइमलाइन का बिल्कुल सटीकता से पालन करती है, जहां हर स्टेज का एक तय समय और एक खास मकसद होता है। शरीर का कोई भी कदम बेवजह नहीं होता। एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इस टाइमलाइन को समझना एक नक्शा पढ़ने जैसा है। ये नक्शा बताता है कि हम चोट के सफर में कहाँ हैं और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये हमें बताता है कि कब आराम देना है, कब मरम्मत में मदद करनी है और कब ताकत बनाने का काम शुरू करना है। तो चलिए इस टाइमलाइन को जरा और करीब से देखते हैं। ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है एक्यूट स्टेज, यानी चोट लगने के बाद के पहले 72 घंटे। समझिए, ये एक तूफान है जब शरीर में दर्द और सूजन अपने चरम पर होती है और शरीर का एक ही मकसद होता है, नुकसान को और बढ़ने से रोकना। इसके बाद तूफान थोड़ा शांत होता है और शुरू होता है दूसरा हिस्सा, सब एक्यूट स्टेज। ये 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान शरीर की रिपेयर टीम काम पर लग जाती है और नए टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। और आखिर में 3 हफ्तों के बाद शुरू होता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, क्रॉनिक स्टेज, जहां असली चुनौती यानी खोई हुई ताकत और लचीलापन वापस पाने का काम शुरू होता है। तो इस पूरी टाइमलाइन से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
सीख ये है कि शुरुआती कुछ हफ्ते सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के बारे में है। मतलब चोट को संभालना, दर्द को कम करना और सूजन को काबू में रखना, बस। असली मिशन एक एथलीट को उसके टॉप फॉर्म में वापस ले जाने का लंबा और मुश्किल सफर तो 3 हफ्तों के बाद ही शुरू होता है। यही वो स्टेज है जहां ताकत और लचीलेपन को ईंट दर ईंट फिर से बनाया जाता है, ताकि मांसपेशियां न सिर्फ ठीक हों बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकें। ये धैर्य और विज्ञान का संगम है, जहां सही समय पर सही तरीका ही कामयाबी तय करता है। अच्छा, अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन के सबसे पुराने, सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हथियारों की, गर्मी और ठंड। हम सब ने कभी ना कभी इनका इस्तेमाल किया है ना? पर ये सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं हैं, इनके पीछे छिपा है पक्का विज्ञान। इसे कहते हैं टेम्परेचर थेरेपी, और ये शरीर के खुद के हीलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सबसे आसान दिखने वाली चीजें भी विज्ञान के गहरे सिद्धांतों पर काम करती हैं। तो चलिए अब हम यही समझेंगे कि कैसे ये 2 साधारण चीजें जब सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं तो रिकवरी को तेज करने के लिए एक सटीक वैज्ञानिक हथियार बन जाती हैं। इसका पूरा खेल एक बहुत ही आसान से सिद्धांत पर काम करता है। ठंड का काम है दरवाजे बंद करना और गर्मी का काम है उन्हें खोलना। इसे ऐसे समझिए, क्रायोथेरेपी यानी ठंड का इस्तेमाल नई और ताज़ा चोटों पर किया जाता है। क्यों? ताकि उस जगह पर खून के बहाव को धीमा करके यानी दरवाजे बंद करके सूजन और दर्द को कंट्रोल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ थर्मोथेरेपी यानी गर्मी पुरानी, जकड़ी हुई और थकी हुई मांसपेशियों में ताज़े खून का बहाव बढ़ाकर यानी दरवाजे खोलकर उन्हें नई जिंदगी देती है। एक का काम है इमरजेंसी को संभालना और दूसरे का काम है लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को ठीक करना। चलिए जरा माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि बर्फ असल में करती क्या है। जब कोई ताज़ा चोट लगती है तो हमारा शरीर उस जगह पर बहुत सारा खून और तरल पदार्थ भेजता है, जिससे सूजन आ जाती है। लेकिन जैसे ही उस जगह पर बर्फ या कोई ठंडी चीज़ लगाई जाती है तो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसका सीधा मतलब है खून की नलियों का सिकुड़ जाना। ये नलियां एक तरह से उस एरिया में खून के बहाव के दरवाजे बंद कर देती हैं। इससे न सिर्फ सूजन का बढ़ना रुकता है बल्कि ठंड की वजह से दर्द का सिग्नल भेजने वाली नसें भी सुन्न पड़ जाती हैं। ये फर्स्ट एड का सबसे ज़रूरी कदम है। और अब देखते हैं गर्मी का जादू। ये ठीक उल्टा काम करती है। जब किसी पुरानी अकड़ी हुई मांसपेशी पर गर्मी लगाई जाती है तो होता है वैसोडाइलेशन। इसका मतलब है खून की नलियों का फैल जाना या चौड़ा हो जाना। अब सोचिए, एक चौड़ी खुली सड़क पर ट्रैफिक कितनी तेजी से दौड़ता है। ठीक वैसे ही इन चौड़ी हुई नलियों में ताज़े ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून की एक जोरदार लहर उस जगह पहुंचती है। ये नया खून वहां जमा हुए थकान पैदा करने वाले कचरे को साफ कर देता है और मसल्स को आराम देकर हीलिंग को तेज करता है। ये एक तरह से मसल्स के लिए डिटॉक्स का काम करता है। अब सोचिए क्या हो अगर हम ठंड और गर्मी दोनों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करें। यहीं पर आती है एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक जिसे कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। इसमें चोट वाले हिस्से को बारी बारी से गर्म और ठंडे पानी में डुबोया जाता है। ये तेजी से अदला बदली खून की नलियों को बार बार सिकुड़ने और फैलने के लिए मजबूर करती है। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर एक जबरदस्त बायोलॉजिकल पंप की तरह काम करती है, जो उस एरिया से सूजन और लैक्टिक एसिड जैसे बेकार पदार्थों को बहुत तेजी से बाहर निकाल फेंकती है। ये रिकवरी को स्पीड अप करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है, खासकर जब सूजन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो अब तक हम बात कर रहे थे उन चीजों की जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, गर्मी, ठंड। पर अब हम कदम रख रहे हैं साइंस फिक्शन जैसी दुनिया में। यहां हम देखेंगे कि कैसे अदृश्य शक्तियां जैसे ध्वनि की तरंगें और बिजली के बहुत हल्के करंट इलाज को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती हैं। ये मशीनें शरीर के उन गहरे हिस्सों तक पहुंच सकती हैं जहां किसी की उंगलियां या कोई हीट पैक पहुंच ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी हमें सीधे नसों और मांसपेशियों से बात करने की ताकत देती है, जिससे इलाज ज्यादा सटीक और असरदार हो जाता है। ये है मॉडर्न रिहैब की असली पावर। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अब एक पूरा हाई टेक टूल किट है, और इस टूल किट में हर मशीन का अपना एक सुपर पावर है। जैसे डायाथर्मी, ये शरीर के बहुत गहरे हिस्सों तक गर्मी पहुंचाती है, जहां तक पहुंचना नामुमकिन होता है। फिर है अल्ट्रासाउंड, ये आवाज की तेज तरंगों से सेलुलर लेवल पर माइक्रो मसाज करता है। इसके बाद आती है टेंस, ये बिजली के करंट से दर्द के सिग्नल को ही ब्लॉक कर देती है। और आखिर में है ईएमएस, ये सीधे मांसपेशियों को बिजली का सिग्नल भेजकर उन्हें काम करने पर मजबूर करती है। हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है।
अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो इलाज नहीं करती बल्कि बड़ी चालाकी से दिमाग को बेवकूफ बनाती है। इसका नाम है टेंस। इसका काम चोट को ठीक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, दर्द के एहसास को ब्लॉक करना। ये एक पेन किलर टैबलेट की तरह काम करती है, लेकिन बिना किसी दवाई के। इसका सबसे पहला, सबसे जरूरी और एकमात्र मकसद है दर्द से कुछ देर के लिए राहत देना, ताकि उस राहत के दौरान एथलीट दर्द के बिना अपनी रीहैब की एक्सरसाइज कर सके और रिकवरी का प्रोसेस रोके नहीं। तो याद रखिए, टेंस मतलब सिर्फ दर्द से राहत। तो ये टेंस मशीन दिमाग को धोखा देती कैसे है? इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। इसे पेन गेट थ्योरी कहते हैं। सोचिए, दिमाग तक जाने वाले एक रास्ते पर दर्द का सिग्नल एक धीमी रफ्तार से चल रहा है। अब टेंस मशीन उसी रास्ते पर एक दूसरा बहुत तेज और गुदगुदी जैसा एहसास वाला सिग्नल भेजती है। ये तेज वाला सिग्नल रेस में आगे निकल जाता है और रास्ते में पड़ने वाले एक गेट तक पहले पहुंचकर उसे बंद कर देता है। अब जब पीछे से आ रहा धीमा दर्द का सिग्नल वहां पहुंचता है तो उसे गेट बंद मिलता है और उसका मैसेज कभी दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। इस तरह दर्द होते हुए भी महसूस नहीं होता। अगर टेंस दिमाग से बात करके उसे धोखा देता है तो ईएमएस, वो तो दिमाग को पूछता ही नहीं, वो सीधे मसल से बात करता है। जब चोट या सर्जरी की वजह से दिमाग किसी मांसपेशी को काम करने का सिग्नल नहीं भेज पाता तो ईएमएस बाहर से बिजली का सिग्नल देकर उस मांसपेशी को जबरदस्ती काम करवाता है। इसका मकसद दर्द को रोकना नहीं है, इसका मकसद है मांसपेशियों को मजबूत बनाना और उन्हें फिर से काम करना सिखाना। ये उन सोई हुई या कमजोर मांसपेशियों के लिए एक बाहरी पर्सनल ट्रेनर की तरह है, जो उन्हें ताकतवर बनाता है और कमजोर होने से बचाता है। तो ये ईएमएस काम कैसे करता है? इसका हिसाब बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले उस कमजोर मांसपेशी को टारगेट किया जाता है, फिर स्किन पर इलेक्ट्रोड लगाकर एक कंट्रोल किया हुआ बिजली का करंट भेजा जाता है। ये करंट सीधे उस मांसपेशी की मोटर नर्व को जाकर एक झटका देता है। नतीजा, मांसपेशी को सिकुड़ने का सीधा ऑर्डर मिल जाता है, बिना दिमाग की इजाजत के। ये नकली कसरत उस मांसपेशी को ये भूलने नहीं देती कि काम कैसे किया जाता है, और यही चीज सर्जरी या प्लास्टर के बाद ताकत वापस बनाने की नींव रखती है। ये सीधे सीधे मसल बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, पर मुझे पता है कुछ सवाल अब भी मन में घूम रहे होंगे, खासकर वहां जहां अक्सर गलतियां होती हैं। जैसे नई चोट पर गर्म सिकाई करें या ठंडी? टेंस और ईएमएस एक ही चीज तो नहीं है? तो चलिए अब इन सारी उलझनों को एक एक करके साफ करते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि सही समय पर सही तकनीक का इस्तेमाल करना ही एक असरदार और तेज रिकवरी की सबसे बड़ी चाबी है। इन छोटे छोटे अंतरों को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रही मास्टर लॉजिक टेबल। इसे आप गोल्डन रूल्स या चीट शीट भी कह सकते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, नई चोट मतलब सूजन, तो उसे रोकने के लिए हमेशा ठंड। पुरानी और अकड़ी हुई चोट मतलब वहां खून का बहाव चाहिए, तो हमेशा गर्मी। सिंपल। अब टेंस और ईएमएस में, टेंस का काम सिर्फ दर्द के लिए है और ईएमएस का काम सिर्फ मसल के लिए है। और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, जो ठंड से होता है, और डायलेट का मतलब है फैलना, जो गर्मी से होता है। बस इतना ही लॉजिक है। अगर टेंस और ईएमएस के बारे में सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक बात याद रखिएगा, उनके टारगेट को देखिए। टेंस का निशाना है नर्व, यानी नस। उसका मकसद है दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल को रोकना। वहीं ईएमएस का निशाना है सीधे मसल, यानी मांसपेशी, और उसका मकसद है एक एक्शन शुरू करवाना, यानी मसल को सिकोड़ना। तो एक तरह से टेंस एक स्टॉप बटन है जो दर्द को रोकता है, और ईएमएस एक गो बटन है जो मसल को काम करने का ऑर्डर देता है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है। तो हमने नियमों को समझा, शरीर के हीलिंग के चरणों को देखा, तापमान की ताकत को जाना और आधुनिक मशीनों की दुनिया को भी खंगाला। अब इन सब धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सिर्फ अलग अलग इलाजों का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी साइंटिफिक रणनीति है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एथलीट को न सिर्फ मैदान पर वापस लाना, बल्कि ये पक्का करना कि वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और अपनी ताकत के बारे में ज्यादा जागरूक होकर लौटे। मकसद सिर्फ वापसी कराना नहीं है, मकसद है एक चैंपियन की वापसी कराना।
और हाँ, जो लोग इस विषय को गहराई से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा टिप। अक्सर एग्जाम्स में वो छोटी छोटी और सटीक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपकी असल समझ को दिखाती हैं। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट बात के लिए पानी का एकदम सही तापमान क्या होना चाहिए, या टेंस का सबसे पहला और एकमात्र काम क्या है, जिसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ दर्द से राहत देना, ना कि चोट को ठीक करना। ये वो बारीकियां हैं जो एक एक्सपर्ट को बाकियों से अलग करती हैं। तो इन सटीक फैक्ट्स पर हमेशा ध्यान दें, ये आपकी सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। हमने शरीर को वापस लाने का पूरा साइंस तो समझ लिया, हर कदम, हर मशीन, हर तरीका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिहैबिलिटेशन एक एथलीट को उसकी टॉप फिजिकल परफॉर्मेंस पर वापस लाने का विज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस दिमाग का क्या, जो अभी भी चोट से डरता है? उस मानसिक आत्मविश्वास को फिर से बनाने का वैज्ञानिक रोडमैप क्या है, जिससे वो एथलीट बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के दोबारा खेल सके? शरीर की चोट तो भर जाती है, पर मन पर लगे चोट के निशान को मिटाकर उसे उसी शिखर पर वापस कैसे लाया जाए? ये रिहैबिलिटेशन का अगला और सबसे बड़ा मोर्चा है।